अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स एक काफ़ी पावरफुल चीज़ है, एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि लैंग्वेज और रूल्स हैं, और उन रूल्स के तहत हम एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट की तरफ की ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और हम शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि दो स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। तो हम कौन से कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे केपलर सेकंड लॉ के बारे में। तो मैं लिख देता हूँ केपलर्स सेकंड लॉ। और केपलर सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर ये सन है और लेट्स से सन के इर्द गिर्द ये प्लैनेट है, वो घूम रहा है, तो प्लैनेट अगर आज इधर है तो एक दिन के बाद यहाँ पे है, और लेट्स से इधर है और एक दिन के बाद यहाँ है, तो ये वाला जो एरिया है और ये जो एरिया है ना, ये इक्वल होगा। यानी कि अगर टाइम इक्वल गुजरा है तो एरिया भी इक्वल गुजरा है। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि इक्वल एरियाज एंड इक्वल टाइम, ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि प्लैनेट के ऊपर जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सन लगती है हमेशा। तो ये अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो फोर्स यहाँ पे है, अगर प्लैनेट यहाँ है तो यहाँ है फोर्स, अगर प्लैनेट यहाँ है तो फोर्स यहाँ है, और प्लैनेट अगर यहाँ है तो फोर्स यहाँ पे है। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर हम असूम कर लें कि इक्वल एरियाज एंड इक्वल टाइम है, तो फोर्स अगर अगर सॉरी अगर हम असूम कर लें कि फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, तो उसका इम्प्लीकेशन ये है कि इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम, और हम मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो ये बड़ी डिफरेंट स्टेटमेंट्स लगती हैं। एक कह रही है स्टेटमेंट कि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, और दूसरी ये कह रही है कि इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। तो अब मैं आप लोगों को ये शो करूँगा कि अगर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हो तो इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। तो आपको कैनवस क्लियर करता हूँ। दोबारा हम देखते हैं, अगर ये सन है और ये है प्लैनेट अपना, तो पहले तो आप असूम करें कि लेट्स से सन नहीं है। तो अब देखते हैं प्लैनेट की क्या मोशन है। अगर प्लैनेट जा रहा है सीधा, तो गैलीलियो ने कहा था अगर कोई चीज़ सीधी जा रही है तो वो सीधी जाती रहती है और एक ही स्पीड से जाती है। यानी कि अगर प्लैनेट यहाँ पे है और एक दिन के बाद अगर लेट्स से यहाँ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये इस डिस्टेंस के इक्वल है कि अगर लेट्स से प्लैनेट यहाँ पे है, अगले दिन यहाँ है और तीसरे दिन यहाँ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस ये इक्वल होगा। तो अभी मैं असूम करूँगा ग्रेविटी नहीं है, कहीं भी ग्रेविटी नहीं है। तो अब देखते हैं कि अगर ग्रेविटी ना हो तो इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम ट्रू है कि नहीं है। तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ये वाला एरिया A1 और ये है A2। हम जानना चाह रहे हैं कि A1 और A2 इक्वल हैं या नहीं है। तो हम थोड़ा सा डायग्राम में लेबल कर लें, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हम A1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, A1 का जो एरिया है वो क्या है। तो आपको रिमाइंडर बताता चलूँ कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, लेट्स से अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो अगर ये बेस है B और इसकी जो हाइट होती है ना इस ट्राइंगल की, वो परपेंडिकुलर हाइट मान जाती है अगर ये राइट एंगल होगा। तो ये एज होगा, तो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, ये एरिया है इस कर्व ट्राइंगल का। तो A1 जो ट्राइंगल ABC वाला जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल ABC वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया जो है A1, ये हम ढूंढते हैं। ये बेसिकली है इक्वल BC, अगर उसका बेस ये लगा लो, दैट से ये बेस है इसका, टाइम्स जो परपेंडिकुलर हाइट है। तो ये मैं आपको ब्लू में दिखाता हूँ कि इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है ये वाली, ये लेट से इसको एच कह लो। तो वापस मैं आपको रेड में लेके आता हूँ, BC टाइम्स H/2, ये है A1 का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये BC जो है टाइम्स H/2। और A2 का एरिया देखते हैं क्या है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। A2 इक्वल्स वो है CD टाइम्स, और उसका भी आप नोटिस करें सेम हाइट है इसकी, क्योंकि अगर इसको बेस ले रहे हैं तो इसकी जो हाइट है वो यही है, टाइम्स H/2। और क्योंकि हमने पहले से ही गैलीलियो से के ज़माने से हमें पता है अगर कोई चीज़ कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही हो किसी चीज़ में, तो वो उसका जो डिस्टेंस उसका जो स्पीड है वो सेम रहती है। तो अगर स्पीड सेम है, तो अगर टाइम भी सेम है तो डिस्टेंस भी सेम होगा। तो यानी BC अगर BC और CD एक है तो दोनों जो है 8 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों डिवाइड बाई 2 हो रहे हैं। यानी कि इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम अगर कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूँ जहाँ पे एक फ़ोर्स है और वो टूवर्ड्स द सेंटर है।
अगेन मैं ड्रॉ करूँगा, ये सन है और ये है अपना प्लैनेट, और ये यूं इनिशियली ये यूं जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद प्लैनेट यहाँ आता है और फिर थोड़ी देर के बाद प्लैनेट, अगर उस पर कोई फोर्स नहीं होती तो वो यहाँ आ जाना था, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर फोर्स है एक, मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये रेडियल लाइंस भी थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अगेन इसको ए बी सी और डी कह देते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट अगर कोई फोर्स नहीं होती तो प्लैनेट ने यहाँ पे आ जाना था, क्योंकि वो सीधा ही चलता जाता है, लेकिन क्योंकि फोर्स है तो वो डी से हट के एक और जगह सन के ज़्यादा करीब चला जाता है। तो वो किस डायरेक्शन में जाता है वो हम देख सकते हैं कि प्लैनेट पहले बी में है, फिर सी में और डी में है। तो उस पर जो एवरेज फोर्स तकरीबन लगती है, लेट से हम इस टाइम बी से लेकर यहाँ तक हम देख रहे हैं, लेट से यहाँ पे आ जाता है वो, तो उसमें जो प्लैनेट पे फोर्स लग रही है वो टूवर्ड्स द सन है। तो क्योंकि वो बी और डी के बीच में कहीं होगी, तो हम असूम कर लेते हैं कि जो फोर्स वेक्टर्स सी से ए तक का है ना, जो सी ए का जो वेक्टर है, ये हम असूम कर लेते हैं कि ये एवरेज फोर्स है टूवर्ड्स द सन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन बेसिकली सी ए जो है ना, ये वाली फोर्स हम असूम कर लेते हैं ये प्लैनेट पे लग रही है। तो प्लैनेट अगर बी पे है और उसको सी ए की तरफ फोर्स लग रही है और डी की जगह वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन ये पैरेलल है बिल्कुल, तो ये प्लैनेट यहाँ पे आ जाता है। क्योंकि अगर कोई फोर्स नहीं होती वो बी पे आ जाना था, लेकिन क्योंकि फोर्स इस पर लगी है इस डायरेक्शन में, तो वो यहाँ की बजाय यहाँ आ गया। तो अब हमने ये फिगर आउट करना है कि ये वाला जो एरिया है, नया वाला एरिया, इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, ये वाला जो एरिया है इसकी क्या वैल्यू है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ए बी सी का जो एरिया था वो इक्वल था, यानी ए बी सी का जो एरिया है वो इक्वल था ए सी डी के, ए सी डी। यानी आपको पिछले वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि जो ये वाला एरिया है ए बी सी वाला, अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी तो ए बी सी वाला जो एरिया है वो ए सी डी एरिया के इक्वल है। लेकिन अब हम कंसिडर कर रहे हैं एक और ट्रायंगल है, ये ए सी, और लेट से इस पॉइंट को हम ई कह देते हैं। अब हम कंसिडर कर रहे हैं ए सी ई वाला एरिया, ये एरिया क्या है। अब बड़े मज़े की आपको एक इसको सिंप्लीफाई करके फिगर बताता हूँ आपको कि इसका क्या बनता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं इस तरह, और लेट से हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है यूँ करके, और इसका बेस जो है वो सेम है। अगर मैं इस ट्रायंगल को सिर्फ, ये दो पैरेलल लाइंस है बाय द वे, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके एरो लगा दिया है जस्ट टू शो कि ये पैरेलल है। अगर इसकी ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट मैं यहाँ से यहाँ मूव कर दूँ, तो ये वाला जो एरिया और ये एरिया वो सेम है, क्योंकि इन दोनों की जो परपेंडिकुलर हाइट है ना, दोनों ट्रायंगल्स की सेम है, और बेस भी सेम है। अगर बेस भी सेम है, परपेंडिकुलर हाइट भी सेम है, तो एरिया भी सेम होगा। यानी कि जो अब इस डायग्राम में आप देखें तो सी और ए जो है वो पैरेलल है डी ई के। तो सी ए जो है वो इस पैरेलल टू डी ई, क्योंकि फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर ही बन रही है। तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये लाइन दो पैरेलल है। तो ए सी ई जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो एरिया ए सी ई है, ए सी ई ये इक्वल है ए सी डी के। ए सी डी वाला जो एरिया है ये ए सी ई के इक्वल है, क्योंकि ये इसी तरह है जिस तरह यहाँ पे एक ट्रायंगल था ओरिजिनल, उसको हमने उसकी बस एक कोने को, बेस उसकी कांस्टेंट रखी है, लेकिन उसकी जो एक कोना है उसको यहाँ से यहाँ पे ले गए हैं, और जब हमने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे, तो ये इसके पैरेलल, बेस के पैरेलल डिस्प्लेस किया। यानी ये बेस था इसका, इस ट्रायंगल का, इस बेस के पैरेलल इसको डिस्प्लेस किया है, डी की जगह ई पे ले आए, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ए बी सी का जो एरिया है वो ए सी डी के इक्वल है, और ए सी ई का एरिया ए सी डी के इक्वल है। यानी इससे प्रूव हो गया कि ये वाला जो एरिया था
और ब्लू वाला एरिया, ब्लू और ब्लैक वाला एरिया, इसको लेट से A1 कह देते हैं क्योंकि हमने A1 इसको कंसिडर किया था, A1, और ये A3 है। मैं आपको ब्लू से दिखाता हूँ, ये A3, A1 और A3 इक्वल है। एक्चुअली A2 भी इक्वल है, A2 यहाँ पे था, A2 ये वाला एरिया था। तो इससे मैंने ये ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया। न्यूटन ने एक्चुअली यही वाला प्रूव अपना जो उसकी बुक है बड़ी फेमस प्रिंसिपिया, उसमें उसने ये वाला प्रूव ही शो किया था। अब आपको मैं मैथमेटिकली एक और तरीके से ये शो करता हूँ कि ये बात दुरुस्त है, और बहुत ही एलिगेंट तरीका होगा, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि मैथमेटिक्स कितनी पावरफुल चीज़ है। अच्छा, हम इंटरेस्टेड हैं एरिया में। तो एरिया जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, उसको ए डॉट कहते हैं आप कैलकुलस में। तो ए डॉट जो है, लेट्स से वही फिगर है, मतलब ये सन है और ये प्लैनेट है और ये इस तरह घूम रहा है। तो अगर प्लैनेट सन से r डिस्टेंस पे ये वेक्टर है, तो ये r टाइम्स r डॉट, तो ये r डॉट वो है जो प्लैनेट की वेलोसिटी है, और बेसिकली जो हमारा एरिया स्वीप आउट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है ना वेलोसिटी का, वो होता है। तो बेसिकली वो r टाइम्स r डॉट हो जाता है। नाउ हम लोग फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि ये तो एरिया है, एरिया ओवर टाइम, ये बेसिकली ए डॉट का जब भी ऊपर कोई चीज़ डॉट लगती है ना, तो इसका मतलब होता है ये ओवर टाइम है। तो ये है एरिया स्वेप्ट ओवर टाइम। लेकिन हमारा ये जो केपलर का सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वेप्ट ओवर टाइम वो चेंज नहीं होता, यानी कि इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। तो हम बेसिकली इंटरेस्टेड हैं ए डबल डॉट में, हमें ये नहीं पता कि ए डबल डॉट क्या है। तो ए डबल डॉट किस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये मैथमेटिक्स का ये तरीका है कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आर क्रॉस आर डॉट से, और ये इस पूरे का है, तो मैथमेटिशियंस ने ऑलरेडी ये हमारे लिए रूल फिगर आउट कर दिए हैं, तो हमारे लिए बड़ा काम आसान हो गया। अगर किसी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपको याद होगा, प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन रूल होता है, वो ये होता है कि बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ, ये आर डॉट क्रॉस आर डॉट होगा प्लस आर क्रॉस आर डबल डॉट। ये प्रोडक्ट रूल आप अपनी कैलकुलस की किताब से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें दो टर्म्स आ गई हैं। पहली वाली टर्म ये कह रही है कि जो रेडियस की जो वेलोसिटी है उसकी कितनी मैग्नीट्यूड या कितनी वेलोसिटी अपने आप से कितनी परपेंडिकुलर है, वो तो उसका आंसर ज़ीरो है। कोई भी दो वेक्टर्स आपस में क्रॉस हों तो वो ज़ीरो हो जाते हैं, तो ये चीज़ ज़ीरो पे आ गई। तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह गई, और ये टर्म है बेसिकली आर टाइम्स आर डबल डॉट। अब ये आर डबल डॉट क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन है प्लैनेट की। और आपको पता है कि न्यूटन का जो लॉ है वो बेसिकली कहता है F इक्वल्स ma वेक्टर की फॉर्म है। तो ये बेसिकली r क्रॉस, और मतलब इसको एक तरह से दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि a इक्वल्स F ओवर m। तो हम इसको F ओवर m कह सकते हैं। और फोर्स जो है वो अगर टूवर्ड्स द सेंटर है तो फोर्स r से पैरेलल होगी, यानी अगर r इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, और दोनों अगर पैरेलल लाइंस है तो वो भी ज़ीरो पे चला जाता है। दो पैरेलल लाइंस का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो बेसिकली मैंने शो कर दिया कि ए डबल डॉट जो है, ए डबल डॉट इक्वल ज़ीरो मैथमेटिकली। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोडक्ट रूल लगा के आपको थोड़ी सी अगर कैलकुलस याद होगी तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह मैंने शो कर दिया कि अगर फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर हो, क्योंकि फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर की वजह से ये टर्म ज़ीरो हो गई, अगर फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर हो तो इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। तो आपको दो तरीक़ों से, एक ज्योमेट्रिकल तरीका बताया था जो ओरिजिनल न्यूटन ने, जो बाबा न्यूटन साहब थे ना, उन्होंने डिराइव किया, और दूसरा ये इसका थोड़ा कैलकुलस वाला फॉर्म, जो अगर आपको डॉट नोटेशन वगैरह पता और प्रोडक्ट रूल पता हो कैलकुलस में तो आप लगा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।